friends, I am Arvinder Singh Wan, PGD Commerce, Vidya Ashram Public School. Now today we will take on chapter number 1 part B, Financial Statement of Company Student Commerce. Now today we will see the topic by the name Explanation of Equity and Liabilities. We are taking only one side, not asset. इक्विटी एंड लायबिलिटीज की तरफ क्या क्या लिखा जाता है और उसके एक एक पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल। नाउ उसमें भी सबसे पहला पॉइंट है शेयर होल्डर्स फंड एंड डन इन द लास्ट लेक्चर। नाउ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू माय लेक्चर। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड ऑन द यूट्यूब शेयर होल्डर फंड व्हेन आई टॉक्ड अबाउट कंपनी अकाउंट्स लेसन नंबर 6 in my last couple of lectures. I have told you everything about the shareholders, the subscribed capital, the issued capital, the authorized capital. You can see that video which is being already uploaded on the YouTube. Now today I will take the topic from here, reserve and surplus. That we will not do. You see it in that video. Now reserve and surplus. Now there are so many points to be written under this head, reserve and surplus. Now what are the points? Now points is capital reserve. सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया जाता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था जब हमने उस लेक्चर के अंदर लिखा था कंपनी अकाउंट्स के। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। Profit on sale of fixed assets, profit on revaluation of fixed assets, profit on purchase of running business, profit from reissue of forfeited share and profit on redemption of debenture. इन सब चीजों से जो हमें प्रॉफिट होता है वो सब कैपिटल नेचर का होता है और इन प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैपिटल रिडम्पशन। अब ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है क्या? CRR that is being made when we redeem the shares. जब हम शेयर रिडीम करते हैं तो हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाते हैं और इसके अंदर हम शेयर रिडीम कर नहीं सकते। और मैं समझता हूं कि शायद ये कॉलेज लेवल में कई टॉपिक्स है वहां CRR पढ़ाया जाता है, तो जब स्टूडेंट्स कॉलेज में जाएंगे रिडम्पशन ऑफ शेयर करेंगे तो शायद उनको ये बात पता चलेगी कि इसको हम कैसे करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। Now when I talked about the company accounts, talked about the debentures and shares, at that time I must have told you the security premium reserve. जब 10 रुपए का शेयर हम 12 रुपए में बेचते हैं तो 2 रुपए जो होती है वो प्रीमियम होती है और उस प्रीमियम को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से जानते हैं। अगला है DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व is being made at the time when I talked about, in my lecture I talked about the redemption of debenture. At that time we have done debenture redemption reserve. You must have known this, that in that lecture how we did it, how we made 25% the total amount of the matured amount, so that the DRR has been kept according to the SEBI guidelines. Now the next one is revaluation reserve. In partnership firms, we are revaluating the assets and liabilities. At that time, we are getting the profits, and that profit is being kept in the revaluation reserve. Now the next one is share option outstanding account. Now कभी-कभी हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स देते हैं। अब हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर देते हैं एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइज करने के लिए ताकि उनको लगे कि वो कंपनी उन्हीं की है। तो हम 100 रुपए का शेयर उनको 60 रुपए में दे रहे हैं, मार्केट के अंदर वो 100 रुपए का बेच रहे हैं, 60 रुपए में हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो 40 रुपए का नुकसान है। तो 40 रुपए का नुकसान कहां से आएगा? तो वो हम रिजर्व में से देंगे। यहां पर भी लिखा हुआ है कि दिस रिजर्व इज रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द इश्यू प्राइस टू द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉयज को दिए जाने वाला जो शेयर है जिस रेट पर हम देंगे तो मार्केट से अगर कोई कमी है जो शॉर्ट प्राइस है उसको हम उस रिजर्व में से निकालेंगे। अगला है अदर रिजर्व्स, दैट इज जनरल रिजर्व, दैट इज अ फ्लोइंग बैक द प्रॉफिट्स
that we are retaining the profit in the business, so they are the general reserves. And the next one is profit and loss appropriation account. So that amount is being kept, and if there is any negative balance of the profit and loss account, that will be kept here in the surplus reserve and surplus heading in the form of negative balance, and the surplus statement of the profit and loss after the appropriation, that will be kept here. And the reserves shall be recorded. The earmark investment shall be termed as fund. जिस चीज के लिए रिजर्व बनाया है उसी चीज में वो इन्वेस्ट होगा, हम किसी और चीज के अंदर उसको नहीं दे सकते। तो ऐसा रिजर्व ईयरमार्क फंड होता है, ईयरमार्क इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। हम उसको उसी जगह यूज करेंगे और इसको भी हम रिजर्व और सरप्लस में रखेंगे। तो दैट कंप्लीट योर reserve and surplus. Now the next topic is money received against the share warrants. Now, what is money received Against the share warrant, that means that these are the share warrants, means these are the instruments which are given to the employees or officers. So at that time when the public issue will come, so that issue will be given to those employees and the officers and अगेंस्ट द शेयर वारंट्स, उस शेयर वारंट्स के अगेंस्ट में सबसे पहले हम उनको शेयर देंगे जब हमारा कोई फ्रेश इशू आएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला पॉइंट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कभी कभी क्या होता है कि हम शेयर इशू करते हैं ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट वी कुडंट एबल टू अलॉट दैट, तो जो रिफंडेबल अमाउंट है उस रिफंडेबल अमाउंट को तो हम अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे, क्योंकि उसे हमें 12 महीने के अंदर चुकाना पड़ता है। लेकिन जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, वो जो रिफंडेबल अमाउंट है वो हम नॉन करंट अदर करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे, और जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है उसे हम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में लिखेंगे, क्योंकि उससे तो हमें लौटाना ही नहीं, आज नहीं तो कल तो उसे अलॉटमेंट करना है। तो जो अमाउंट हम रख रहे हैं उसको तो हम रखेंगे और उसे मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में दिखाएंगे, लेकिन जो रिफंडेबल अमाउंट है उसको तो हमें लौटाना ही है 12 महीने के अंतर्गत, तो हम उसे अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे, क्योंकि हम उसे 12 महीने के अंदर चुका है और कंपनी की कोई ऐसा अधिकार नहीं कि कंपनी उस पेमेंट को बहुत दिनों तक रोके, उसे कंपनी को लौटाना ही पड़ेगा। अब अगला है थर्ड पॉइंट है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में वो लायबिलिटीज हैं जो लॉन्ग टर्म बोरिंग, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपना लोन लिया है जो जिसको 12 महीने से ज्यादा में चुकाना है, इसलिए वो नॉन करंट लायबिलिटीज है। उसमें सबसे पहला है लॉन्ग टर्म बोरिंग। फिर है डेफर्ड टैक्स। नाउ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज मींस द टैक्सेबल इनकम डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग इनकम। लेकिन अब ये सीबीएसई के अनुसार ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में नहीं होता है, हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रखनी होती है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज जो होती है वो लायबिलिटीज क्रिएटेड है एंड दैट इज बेस्ड ऑन द टैक्सेबल इनकम व्हिच इज इनकम बेस्ड ऑन टैक्स लॉ, व्हेयरएज अकाउंटिंग इनकम इज डिटरमाइंड एज पर द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द एंटरप्राइजेस। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना। अगला टॉपिक है द अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जो प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो प्रीमियम है जो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है दैट आर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बट दीज लायबिलिटीज, these premium on the redemption will be paid at the time when the instrument will be expired. So these liability has to be created at the time of the issue of the instrument. So it will come in other current liability, other long-term liabilities. Now next one is long-term provisions. Long-term provisions का मतलब है कि long-term liabilities के against में जो provisions रखे गए, क्योंकि long-term liabilities तो ऑलरेडी वो 12 महीने से ज्यादा में तय करनी है, तो उसके संबंध में बनाए जाने वाला प्रोविजन भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है।
तो उसको भी हम इसी हेडिंग में रखेंगे। और उसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स जस्ट लाइक ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर द अर्न्ड लायबिलिटीज एंड प्रोविजन फॉर द क्लेम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज करंट लायबिलिटीज। नाउ करंट लायबिलिटीज में सबसे पहला जो हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने ये देखा था कि करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है जिनका सेटलमेंट ऑपरेटिंग साइकिल में होता है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइन नहीं है तो उसे 12 महीने के अंदर अंदर ही मानेंगे कि 12 महीने के अंदर उसको सेटल कर देंगे, और प्लस उसकी ट्रेडिंग 12 महीने के अंदर ही होगी और वो ट्रेडिंग के लिए रखा गया है। तो वो हमारा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को समझने के लिए हमें ऑपरेटिंग साइकिल भी समझना पड़ेगा कि आखिर ऑपरेटिंग साइकिल होती है। नाउ ऑपरेटिंग साइकिल इज अ टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर द प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। कि किसी भी संपत्ति को एक्वायर करना या किसी भी चीज को प्रोसेस के अंदर डालना जब तक कि उससे कैश रियलाइज नहीं हो जाता है। और नॉर्मली हम ये देखते हैं कि हमारी तो ऑपरेटिंग साइकिल अगर आइडेंटिफाइड नहीं है तो हम 12 महीने की तो उसको मानेंगे, जो कि हमारा एक प्रकार का प्रीवियस ईयर का जो स्पैन है वो 12 महीने का होता है। तो ये स्टार्ट कैसे होगा? ये स्टार्ट कैसे होगा कि पहले कैश से हम इन्वेंट्री लेंगे। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 2 महीने के लिए यूज किया, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस 1.5 महीने के लिए यूज किया, इन्वेंट्री फिनिश गुड 3 महीने के लिए, फिर हमने उसको भेज दिया, कन्वर्टेड इनटू ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स, उसका क्रेडिट पीरियड था 2 महीने। तो टोटल पीरियड है 8.5 महीने तक वो हमारे प्रोसेस में रहा, वो ऑपरेटिंग साइकिल में रहा। तो हमारी जो ऑपरेटिंग साइकिल है 8.5 महीने की। हम इसे और अच्छा समझ सकते हैं कि सपोज करो कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल हमारी 15 महीने की, ऑपरेटिंग साइकिल हमारा 15 महीने का, और हमारा जो एक्सपेक्टेड पेमेंट है, हमारा जो एक्सपेक्टेड पेमेंट है वो पेमेंट है हमारा 14 महीने का है, 18 महीने का है। हमें 18 महीने में उसको पे करना है, यानी कि द पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल इज 18 मंथ्स और हमारी ऑपरेटिंग साइकिल। तो अब ये पेमेंट 12 महीने को एक्सीड कर गया, जो नॉर्मली 12 महीने को एक्सीड कर गया, और उसके बाद वो ऑपरेटिंग साइकिल के लिमिट को भी एक्सीड करना है, यानी कि वो नॉर्मली एक्सीडिंग 12 मंथ्स एंड प्लस एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड 18 मंथ्स तक चला जाता है। यानी कि 15 महीने को भी वो पार कर देता है, 12 महीने को भी पार कर देता है। तो ये हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज है, ये करंट लायबिलिटीज नहीं है। यहां स्टूडेंट को समझना जरूरी है कि ऑपरेटिंग साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर कोई भी पेमेंट अगर ऑपरेटिंग साइकिल को भी पार कर जाता है और नॉर्मल पीरियड 12 महीने को भी पार कर जाता है तो वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज है। हम वापस करंट लायबिलिटीज का आते हैं कि करंट लायबिलिटीज वाले सेगमेंट के अंदर हमारे पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिनका पेमेंट हमें 12 महीने से कम में करना पड़ता है। या फिर ऐसी कौन कौन सी हो सकती है लायबिलिटीज, जैसे ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक क्रेडिट से, लोन फ्रॉम अदर पार्टी से, डिपॉजिट से एंड लोन फॉर एडवांसेस है। अगर हमें इसे 12 महीने के अंदर अंदर अगर पेमेंट करना है तो ये करंट लायबिलिटीज। अब ट्रेड टेबल्स में हमारे 2 टॉपिक्स हैं ट्रेड टेबल्स में। एक तो हमारा क्रेडिटर आता है और एक हमारा बिल्स टेबल आता है। अगर इसे हमें 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है तो हमें ये ट्रेड टेबल मानना पड़ेगा और इसे हमें करंट लायबिलिटीज रखना पड़ेगा। अब अदर करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती है? अदर करंट लायबिलिटीज में ये हो सकता है कि जिनकी मैच्योरिटी, करंट मैच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट्स, सपोज करो कि अगर हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है और उस साल जो डिबेंचर्स को रिडीम करना है वो 2 लाख रुपए है, तो वो उसकी करंट मैच्योरिटी है उस साल की, लेकिन है तो वो लॉन्ग टर्म डेट्स, डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म डेट्स माना गया, लेकिन उस साल की जो उसकी करंट मैच्योरिटी है उतना पेमेंट तो हमें उस साल करना ही है, तो उतना अमाउंट हम करंट लायबिलिटीज में रखेंगे और बाकी अमाउंट जो हमें
लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दिखाएंगे। हम ऐसा नहीं कि दोनों को मिक्स कर देंगे, आजकल ऐसा नहीं होता है, हमें उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को 12 महीने के हिसाब से उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। अब अगला है अदर करंट लायबिलिटीज। अब अदर करंट लायबिलिटीज में भी ये अदर करंट लायबिलिटीज में भी एक बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास। इसमें पहला तो करंट मैच्योरिटी हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का करंट मैच्योरिटी हो गया, इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन द बोरोइंग्स। लास्ट लेक्चर जब हमने इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़ा था तो वहां देखा था कि हमने इंटरेस्ट और डिवेंचर उस समय बात की थी कि कंपनियां जो है वो साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है, 30 जून को इंटरेस्ट देती है और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट देती है। उस समय हमने देखा था इंटरेस्ट ड्यू और इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, दैट इज अनपेड। तो उस समय हमने इस चीज की चर्चा की थी उस लेक्चर के अंदर। इस चीज को हम दोबारा यहाँ नहीं लेंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि इंटरेस्ट और डिवेंचर के संबंध में जो भी वो अक्रूड इंटरेस्ट अक्रूड का जो सिस्टम है जो हमने उस लेक्चर में समझाया था, आप कृपया वहां पे उस चीज को देखें। अगला टॉपिक है अनपेड डिविडेंड्स है। ये सब 12 महीने से कम में आता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ये भी 12 महीने से कम में आता है। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स है, तो ये सब अदर करंट लायबिलिटीज में। अब अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब अदर जो करंट लायबिलिटीज के अगेंस्ट में जो प्रोविजंस रखे जाते हैं उन प्रोविजंस को हम करंट लायबिलिटीज ही मानेंगे। जैसे एग्जांपल है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर द एम्प्लॉइज वेयर द एम्प्लॉय इज रिटायरिंग विदिन 12 मंथ्स। 12 महीने के अंदर एम्प्लॉय रिटायर हुआ है, उसके संबंध में उसको दिए जाने वाला कोई भी पैकेज, ग्रेजुटी हो, पेंशन हो, तो वो सब हमारी करंट मैच्योरिटी होती है, उसी साल की मैच्योरिटी होती है, तो हम उसे करंट लायबिलिटीज मानते हुए उसे करंट लायबिलिटीज में रखेंगे। और उसके अगेंस्ट में जो प्रोविजन बनेगा उसे भी हम यहाँ करंट लायबिलिटीज के हेडिंग के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में रखेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यू मस्ट हैव एंजॉयड द लेक्चर। Everything has been taken in every step, including the operating cycle has been discussed, how we can bifurcate these terms on the basis of normal period and expected period. So, thank you students.